Hello students, let's start new chapter of your microeconomics book, Elasticity of Demand. What is price elasticity of demand? Price elasticity of demand defines as the measurement of percentage change in quantity demanded in response to a given percentage change in on price. मतलब किसी कमोडिटी की प्राइस चेंज होने की वजह से कितना डिमांड में चेंज हुआ है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब एक रेशियो है. किसका रेशियो? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन प्राइस का. मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से कितना परसेंटेज चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड में, वो कौन शो करता है? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड. क्लियर है? तीन मेथड्स पढ़ेंगे, प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और जियोमेट्रिक मेथड. सबसे पहले प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड देखते हैं. दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अंडर दिस मेथड elasticity of demand is measured by the ratio of proportionate change in quantity demanded to the proportionate change in price. Price elasticity of demand कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस के रेशियो से. अब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन समझ के अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हैं. P अपॉन Q इंटू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P. और ये नेगेटिव साइन है क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी. वो इनवर्स रिलेशनशिप शो करने के लिए ये माइनस लगाया गया. फॉर्मूला कैसा है? जो इनिशियल प्राइस है अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस. क्लियर है? फॉर्मूला याद रह जाएगा. माइनस P अपॉन Q इनटू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P. क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो समझ में आ जाए. पहला एग्जांपल है, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस बाय 40% अकॉर्डिंगली इट्स डिमांड फॉल बाय 80%. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है. तो फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है? फॉल बाय 80% मतलब माइनस 80%. और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है? राइज बाय 40% मतलब प्लस 40%. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? -2. क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. प्राइस ऑफ द गुड राइजेस फ्रॉम 10 to 12 and its demand fall from 120 to 100. मतलब इनिशियल प्राइस 10 थी और वो चेंज होके 12 हो गई है. और इनिशियल क्वांटिटी 120 थी, अब चेंज होके 100 हो गई है. अगेन प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड कम हो गई है. तो अपन को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है. तो उसके लिए अपन को चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी चाहिएगा. तो इनिशियल प्राइस थी 10, चेंज होके 12 हो गई. तो इंक्रीज कितना होगा प्राइस में? 2. वैसे इनिशियल क्वांटिटी 120 थी और अब 100 हो गई है. तो चेंज इन Q कितना हो गया? -20. फॉर्मूला में रख देते हैं P अपॉन Q इंटू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P. तो इनिशियल प्राइस थी 10, इनिशियल क्वांटिटी थी 120, चेंज इन प्राइस है 2 और चेंज इन क्वांटिटी है -20. तो 10 अपॉन 120 इंटू -2 अपॉन 2 कितना आ गया? -0.83. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई? 0.83. एक और एग्जांपल है, ए कंज्यूमर प्राइस 80 यूनिट ऑफ ए गुड एट अ प्राइस ऑफ 4 per unit. Due to fall in the price, he buys 100 unit of good. The price elasticity of demand is -1. कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी अपन को ऑलरेडी दी होगी, लेकिन या तो अपन को प्राइस फाइंड करनी होगी कोई भी इनिशियल या चेंज करी हुई, या फिर अपन को क्वांटिटी फाइंड करनी पड़ेगी, वो भी कोई भी, या तो इनिशियल फाइंड करनी पड़ेगी या करंट क्वांटिटी फाइंड करनी पड़ेगी. तो प्रोसेस सेम ही है. अपन ऐसे ही सबसे पहले इनिशियल प्राइस लिख दिया 4 और प्राइस में कुछ चेंज हुआ है, फॉल हुआ है, तो मतलब ये जो P1 है वो P से छोटा ही होगा. और प्राइस में फॉल होने की वजह से क्वांटिटी बढ़ गई है, 80 से 100 हो गई है. तो चेंज इन क्वांटिटी अपन ने निकाला 20. अब प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था? P अपॉन Q इंटू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P. तो इनिशियल प्राइस अपने पास दे रखी है 4, इनिशियल क्वांटिटी अपने पास दे रखी है 80, चेंज इन क्वांटिटी अपन पास 20 दे रखी है, लेकिन चेंज इन प्राइस नहीं दे रखी. तो अपन चेंज इन प्राइस निकालेंगे तो अपन को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा है -1. तो फॉर्मूले में सर रख दिया, अपन ने चेंज इन प्राइस की वैल्यू निकाल ली -1. चेंज इन प्राइस -1 है, तो पहले अगर प्राइस 4 थी, -1 का चेंज हुआ है, तो करंट प्राइस क्या हो गई? 3. क्लियर है? तो न्यू प्राइस क्या हो गई? 3. ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी कर लोगे. अब आगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है? चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड कॉस्ट अ चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the consumer on the goods.
In this method we study effect of change in prices of commodity on its expenditure. मतलब commodity के price में change आने की वजह से total expenditure में कैसे effect आता है वो अपन इस method में पढ़ेंगे। तीन ही possibilities है। पहली possibility क्या है? Elasticity of demand is less than 1, मतलब price elasticity 1 से कम होगी। कब होगी? If with a fall of a price in a commodity total expenditure fall, या फिर rise in the price of the commodity total expenditure rises। मतलब क्या हुआ? both price and total expenditure moves in same direction। या तो प्राइस कम होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए, या फिर प्राइस बढ़ने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए। मतलब क्या हो रहा है कि जो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर है वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या तो दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं। तो उस केस में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो लेस देन 1 होगी। क्लियर है? और ये सब किस केस में होता है? नेसेसिटी गुड्स के केस में, फ्यूल है, सीजनेबल वेजिटेबल्स है, उन सब के केस में ऐसा ही होता है। जब प्राइस बढ़ती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, और प्राइस कम होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है। पीईडी लेस देन 1 समझ में आ गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है पीईडी इक्वल टू 1, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 के बराबर हो। ये कब होगा? जब फॉल इन प्राइस से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर प्राइस इंक्रीज होने पे भी टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब भले ही प्राइस में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस केस में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो 1 के बराबर होगी। क्लियर है? ये सब कौन से गुड्स के केस में होता है? वॉडेडली गुड्स, मतलब जो नॉर्मल गुड्स होते हैं वो सब। फॉर एग्जांपल फैन, कोकरी, उनके केस में इलास्टिसिटी 1 होती है। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है? इलास्टिसिटी लेस देन 1। ये पता है जब फॉल इन प्राइस की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, या फिर प्राइस बढ़ने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए। मतलब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि प्राइस कम हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, और प्राइस बढ़ रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। ये सब किस केस में होता है? लग्जरियस गुड के केस में होता है। लग्जरियस गुड्स कौन से होते हैं? एसी, टीवी। अगर एसी की प्राइस कम होगी तो एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे, और अगर एसी की प्राइस बढ़ जाएगी तो एक्सपेंडिचर उस पर कम होगा। तीनों केस समझ में आ गया। सबसे पहला केस क्या था? जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब प्राइस बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है और वाइस वर्सा। तो उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। नेक्स्ट अपन ने देखा था भले ही प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज हो, उससे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है। और लास्ट पॉसिबिलिटी अपन ने क्या देखी थी? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब प्राइस कम होने की वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है एंड वाइस वर्सा। तो उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। समझ में आ गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। पहले तीनों का इंडिविजुअल समझ लेते हैं। जब प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, मतलब प्राइस और एक्सपेंडिचर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस कम हो रही है तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट अपन ने प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 देखा था। इस केस में प्राइस में भले ही कितना भी चेंज हो जाए, एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे प्राइस इंक्रीज भी हो गई तो भी एक्सपेंडिचर तो सेम ही है। क्लियर है? और तीसरा केस अपन ने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। उसमें क्या था? प्राइस और एक्सपेंडिचर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे। अगर प्राइस बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, या फिर प्राइस कम हो रही है तो एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। समझ में आया? तीनों के समझ में आ गए? ये तीनों को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? एक तीसरा मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड, इसी को ग्राफिक मेथड या पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड भी बोलते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन और लीनियर डिमांड कर्व। एक ही डिमांड कर्व पे अगर अपन को प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की निकालनी हो तब ज्योमेट्रिक मेथड यूज करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। याद रखना, लोअर अपॉन अपर। ये नीचे वाला पार्ट पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। जैसे एक ही डिमांड कर्व है, इसी के अंदर अपन को सारी इलास्टिसिटी पढ़नी है। अब ये जो मिड पॉइंट है, इसके ऊपर जो भी होंगे वो ग्रेटर इलास्टिसिटी होगी, और इसके नीचे जो भी होंगे वो लेस इलास्टिसिटी वाले होंगे। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड PED at various points on a straight line on a demand curve. Degree of price elasticity of demand fluctuate between infinity on y-axis to 0. At midpoint elasticity जो है वो 1 के बराबर होती है। Below midpoint
लेस देन 1 होती है और अबव मिड पॉइंट ग्रेटर देन 1 होती है। ग्राफ में वापस देख लेते हैं, मिड पॉइंट पे तो यूनिटरी है, 1 के बराबर है, अबव मिड पॉइंट है तो वो ग्रेटर देन है और बिलो मिड पॉइंट है वो लेस देन है। क्लियर है? तो ये जो पॉइंट एम है वो मिड पॉइंट है। अब आपने पढ़ा था लोअर अपॉन अपर, लोअर क्या हो गया एम बी और अपर क्या हो गया एम है। अब एम बी और एम बी बराबर है तो प्राइस इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी। अब अगर डी पॉइंट पे अपन चेक करना चाहें तो डी पॉइंट पे क्या है, लोअर अपॉन अपर, लोअर कितना है डी बी और अपर कितना है डी है। अब डी बी डी ए से बड़ा है इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी भी 1 से बड़ी हो जाएगी। क्लियर है? तीसरा पॉइंट अपन सी देखते हैं, सी में लोअर अपॉन अपर क्या है, सी बी अपॉन सी ए। अब सी बी जो है वो सी ए से छोटा है इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी भी 1 से कम हो जाएगी। क्लियर है? ए पॉइंट पे क्या होगा, लोअर तो कितना है ए बी पूरा है लेकिन अपर 0 है। अब डिनोमिनेटर में 0 है मतलब आंसर इंफिनिटी होता है, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो इंफिनिटी होगी। और लास्ट है पॉइंट बी, इस पे क्या है, लोअर में कुछ भी नहीं है मतलब लोअर 0 है और अपर पूरा ए बी है, तो 0 अपन कुछ भी 0 ही होता है, तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो गई 0 हो गई। समझ में आ गया? डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख लेते हैं। 5 होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी, यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी और परफेक्टली इनइलास्टिक। एक एक करके 5 देखते हैं। सबसे पहला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। A perfectly elastic demand refers to a situation when demand is infinite at prevailing prices। मतलब ऐसा केस जिसमें प्राइस में चेंज हो ही नहीं रहा है, सिर्फ क्वांटिटी डिमांड में ही चेंज हो रहा है, तो वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। क्लियर है? ये डायग्राम देख लेते हैं, इसमें प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस तो सेम ही है और क्वांटिटी डिमांड में चेंज होते जा रहा है। मतलब कोई भी क्वांटिटी डिमांड ले लो, प्राइस में फर्क नहीं पड़ रहा है। डिमांड ऑफ कमोडिटी इज इनफाइनाइट एट द प्रिवेलिंग प्राइस ओपी। ये जो ओपी प्राइस है वो फिक्स प्राइस है, उसमें प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस डज नॉट चेंज येट डिमांड राइजेस। प्राइस में भले ही चेंज नहीं हो रहा है तो भी डिमांड बढ़ रही है। द डिमांड का डीडी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो डीडी है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल इन नेचर है। ये डीडी है वो हॉरिजॉन्टल कर्व है इसलिए हॉरिजॉन्टल नेचर में। इट इज इमेजिनरी सिचुएशन एंड इज ट्रू इन परफेक्ट कंपटीशन। सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के केस में ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो सकता है और ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है वो इंफिनिटी के बराबर है। क्यों? क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन प्राइस में तो कोई परसेंटेज चेंज हो ही नहीं रहा है, तो डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो इंफिनिटी हो जाता है, इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी है। क्लियर है? नेक्स्ट केस है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड। यूनिटरी मतलब इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन यूनिटरी मतलब ग्रेटर देन 1। तो प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कब होगी? इन दिस केस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या होगा, इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाएगी। क्लियरली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो इलास्टिसिटी भी ग्रेटर देन 1 ही होगा। डायग्राम में देख लेते हैं। पहले प्राइस P थी और क्वांटिटी Q थी। अब जितना डिक्रीज क्वांटिटी में हुआ है उतना इंक्रीज प्राइस में नहीं हुआ है, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हुआ है प्राइस से कंपेयर में, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है। क्लियर है? डायग्राम में दिखा है अपन को कि जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ है वो प्राइस में चेंज से ज्यादा है। मतलब ये Q से Q1 में जितना चेंज हुआ है वो ज्यादा है P से P1 में चेंज होना है। दिस एग्जिस्ट इन द केस ऑफ लग्जरियस गुड्स लाइक कार, AC एक्सेट्रा, और इधर PED ग्रेटर देन 1 है। समझ में आ गया? तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इन दिस केस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब जितना चेंज क्वांटिटी डिमांड में हो रहा है उतना ही चेंज प्राइस में भी हो रहा है। डायग्राम में देखते हैं। Q से Q1 में जितना चेंज हो रहा है उतना ही P से P1 में भी चेंज हो रहा है, तो ये जो इलास्टिसिटी है वो यूनिटरी है, तो प्राइस इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। इन द अबव डायग्राम Q1 इक्वल टू P1। द एग्जिस्टिंग केस ऑफ गुड्स डिमांड इज मॉडरेटली इलास्टिक। मतलब जो कंफर्ट गुड्स है, स्कूटर, फैंस, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, जो नॉर्मल गुड्स है उन केस में प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा यूनिटरी होती है। हियर PED इक्वल टू 1 और डिमांड का शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
ये एग्जाम में पूछते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व किस शेप में होता है, तो आंसर क्या है, रेक्टेंगल और हाइपरबोला। क्लियर है। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसी को इन इलास्टिक डिमांड भी बोलेंगे। इसमें क्या होता है, जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से कम होती है। डायग्राम में देखते हैं Q से P1 में सिर्फ इतना सा ही चेंज हुआ है, लेकिन P से P1 में इतना सारा चेंज हुआ है। तो जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से कम है। क्लियर है। ये सिर्फ नेसेसिटी गुड्स के केस में होता है, फूड, पेट्रोल, वेजिटेबल एक्सेट्रा। और इसमें PED जो होती है वो लेस देन 1 होती है। समझ में आया। और लास्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, मतलब ए चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कॉज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन सब्सटेंशियल चेंज इन प्राइस लीव द डिमांड अनअफेक्टेड। मतलब प्राइस में भले ही कितना भी चेंज हो जाए लेकिन क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं होगा। ये भी एक इमेजिनरी पार्ट ही है परफेक्टली इलास्टिक की तरह। डायग्राम में देख लेते हैं। जो क्वांटिटी Q है वो चेंज नहीं हो रही है, भले प्राइस कितनी भी बढ़ जाए या कम हो जाए, क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं है। डिमांड ऑफ कमोडिटी इज अनअफेक्टेड बाय चेंज इन लेवल ऑफ प्राइस। डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस बट डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। भले कितनी भी प्राइस बढ़ जाए लेकिन डिमांड कांस्टेंट ही है। द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये जो डिमांड कर्व है वो y एक्सिस के पैरेलल है। ये डिमांड कर्व और ये y एक्सिस, और ये वर्टिकल डिमांड कर्व है इसलिए ये वर्टिकल इन नेचर होती है। This situation exists in case of demand of basic necessities, for example salt, lysine drugs etc. और इसमें PED 0 के बराबर होता है। मतलब एग्जांपल सॉल्ट है, सॉल्ट की प्राइस कितनी भी हो वो एक्सट्रीमली नेसेसरी प्रोडक्ट है, तो उसकी क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि नमक की प्राइस बढ़ने से लोग नमक कम खरीद रहे हैं। समझ में आ गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में क्या था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 था, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी इंफिनिटी थी, और उसका कर्व कैसा था, ऐसा। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसको इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। इसमें क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और प्राइस इलास्टिसिटी कैसी थी, ग्रेटर देन 1, और इसका कर्व कैसा था, ऐसा। नेक्स्ट यूनिटरी इलास्टिक डिमांड था, इसमें क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बराबर था, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी थी वो भी 1 के बराबर हो रही थी, और इसका कर्व ऐसा था। नेक्स्ट था लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसी को इनइलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। इसमें क्या कंडीशन थी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और प्राइस इलास्टिसिटी भी लेस देन 1 थी, और इसका कर्व ऐसा था। लास्ट था परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 0 था और इलास्टिसिटी भी 0 थी, और इसका कर्व ऐसा वर्टिकल था। क्लियर है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ कमोडिटी। डिमांड फॉर बेसिक नेसेसिटी इज इनइलास्टिक। जो बेसिक नेसेसिटी होती है, फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन्स, टेक्स्ट बुक, केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा, इन सब के केस में इलास्टिसिटी इनइलास्टिक होती है, और लग्जरियस गुड के केस में इलास्टिक होती है। और जो कंफर्ट गुड होते हैं उन सब के केस में ना ज्यादा इलास्टिक होती है ना ज्यादा इनइलास्टिक होती है, यूनिटरी होती है। अवेलेबिलिटी या नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट के केस में क्या है, अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो वो हाईली इलास्टिक डिमांड है, और अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो इनइलास्टिक डिमांड है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन द कमोडिटी। अगर वेरी बिग फ्रैक्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है तो डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी, और अगर स्मॉल फ्रैक्शन है तो डिमांड इनइलास्टिक होगी। हैबिट्स के केस में क्या है, अगर हैबिचुअल है तो इनइलास्टिक है, और अगर नॉन हैबिचुअल है तो इलास्टिक है। टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है तो वो मोर इलास्टिक है, और अगर टाइम पीरियड कम होता है तो वो लेस इलास्टिक है। डिफरेंट यूजेस क्या है, अगर बहुत सारे यूजेस है तो वो इलास्टिक है, और अगर कम यूज है तो इनइलास्टिक है। लेवल ऑफ इनकम क्या है, अगर बहुत ज्यादा या बहुत कम इनकम है तो हाईली इनइलास्टिक है, लेकिन अगर नॉर्मल इनकम है, अगर मिड लेवल इनकम है तो इलास्टिक है। और लेवल्स क्या है, हाई प्राइस कमोडिटीज है तो वो इलास्टिक है, और अगर लो प्राइस कमोडिटीज है तो वो इनइलास्टिक है। ये सब एक बार पॉज कर करके पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई पढ़ेंगे। थैंक यू।